हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल के ड्रामा म्यूजिक। आज हम देखने वाले हैं द किंग अटेंडेंट मोनार्च का एपिसोड नंबर 11। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिए। चलिए तो एपिसोड शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि लूना बाइक से कहीं जा रही होती है। तभी वो डिटेक्टिव कांग, जिसे किंग ने खुद लूना को ढूंढकर उसके सामने पेश करने का काम दिया है, वो उसका पीछा कर रहा होता है। लेकिन पुलिस की गाड़ी और उसके सायरन की आवाज़ से लूना बाइक को और भी ज़्यादा तेज चलाना शुरू कर देती है। तभी एक ट्रक आकर उस डिटेक्टिव की कार को टक्कर मार देता है। जब लूना पीछे मुड़ के देखती है तो उसकी भी एक कार से टक्कर हो जाती है और वो वहाँ पर बेहोश हो जाती है। जब उसकी आंखें खुलती है तो उसे किडनैप कर लिया जाता है और किडनैप करने वाला कोई और नहीं बल्कि लिलिम होता है। और वो लूना को जंग 12 की आईडी और तस्वीरें दिखाता है। पहले तो लूना भी विश्वास नहीं करती और उसे फोटोशॉप किया हुआ बताती है, लेकिन जब वो उसे कभी नहीं देखे हुए माँ बाप का फोटो दिखाता है तो उसे विश्वास हो जाता है। तब भी वो दूसरी दुनिया के ऑफर को ठुकराती है तो लिलिम उसे ललचाता है और उससे कहता है कि तुम ऑर्गन ट्रांसप्लांट करा सकती हो और अपनी जान बचा सकती हो। और कहता है इस लड़के की फैमिली, उसके दोस्त, इसकी ज़िंदगी, ये सब कुछ तुम्हारा हो सकता है अगर तुम चाहो तो। तुम कब तक यहाँ चोरों की तरह भागती रहोगी और एक भिखारी की ज़िंदगी जियोगी? ये समझो कि ये भगवान ने तुम्हें एक मौका दिया है अपनी किस्मत बदलने का। इसे तुम्हें अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहिए। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि प्रिंस बियोंग की मौत की खबर को न्यूज़ में दिखाया जा रहा होता है। सारे पब्लिक प्लेसेस पे लोग उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे होते हैं। तभी पीछे से लिलिम भी गुजरता है, उनका हत्यारा। एक और जो पैलेस की तरफ से फ्यूनरल ऑर्गेनाइज किया जाता है, वहाँ पर किंग भी अपने चाचा को श्रद्धांजलि देता है। उससे वो सारे पल अपने चाचा के साथ बिताए हुए याद आ रहे होते हैं, लेकिन वो फिर भी अपने इमोशन पर कंट्रोल करता है। वहाँ पर कई सारे वीआईपी लोग आए हुए होते हैं और उनमें पीएम भी होती है। वो किंग को इस हालत में देखकर मुस्कुरा रही होती है। वहाँ से घर जाने पर पीएम सोचती है कि कैसे उसे किंग को हारा हुआ और दुखी देखकर खुशी होती है। तभी उसकी सेक्रेटरी उसे केयू ग्रुप से आए कुछ पार्सल देकर जाती है, यानी पीएम के एक्स हस्बैंड चेयरमैन चो ने भेजे होते हैं। जैसा कि पीएम ने कहा था, उस शूटिंग के फुटेज का पता लगाने के लिए उसने कई सारी तस्वीरें भेजी होती है जिनमें लिलिम का चेहरा साफ साफ दिखाई देता है। ये देखते ही पीएम को अपनी माँ की बात याद आती है कि किस तरह से उसकी माँ की दुकान पे जो ग्राहक आया था वो बिल्कुल लिलिम जैसा लग रहा था। ये देखकर पीएम काफ़ी हैरान है। रिपब्लिक ऑफ कोरिया में वो लड़की लिलिम के आदमी को फ़ोन करती है और उसे कहती है कि वो उसे 2G फ़ोन के बारे में बता देगी, लेकिन बदले में उसे जेल से छुड़ाने के बारे में बोलती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो आदमी जेल में आता है और उसके आते ही सीसीटीवी कैमरास बंद हो जाते हैं। एक तरफ किंगडम ऑफ कोरिया में हेडकोर्ट लेडी की तबीयत काफ़ी ख़राब है। वो प्रिंस बियोंग के इस तरह से जाने के बाद सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाती और बेहोश हो जाती है। उन्हें महल में ही सभी ट्रीटमेंट दिए जा रहे होते हैं। जैसे ही उन्हें होश आता है तो उन्हें प्रिंस बियोंग के साथ की गई आखिरी मुलाकातें, आखिरी बातें याद आती हैं। कैसे वो लोग किंग और किंग की शादी की, उसकी खुशियों की बातें कर रहे होते हैं और बस फिर वो रोने लग जाती हैं। यहाँ किंग किचन में हेडकोर्ट लेडी के लिए सूप बना रहा होता है तो रॉयल्स डॉक्टर उसे हेडकोर्ट लेडी की कंडीशन के बारे में बता रहे होते हैं। किंग सलीके से डॉक्टर्स की बातें सुनता है, लेकिन डॉक्टर्स के जाने के बाद हम देखते हैं कि किंग अकेले में आंसू बहाता है। वो अकेले में फूट फूट के रोता है क्योंकि उसने अपना फैमिली मेम्बर खोया है, अपने आखिरी चाचा को खोया है, जो कि हमेशा से उसके दिल के काफ़ी करीब थे। लेकिन क्योंकि वो एक राजा है तो वो कमज़ोर नहीं पड़ सकता। लोगों के सामने उसे अपने दुख पर कंट्रोल करना पड़ता है। पर इस वक्त किचन में किंग अपने आप को रोक नहीं पाता और वो काफ़ी रोता है। एक तरफ रिपब्लिक ऑफ कोरिया में जंगचुल किंग के गिफ्ट को देख रही होती है क्योंकि उसे किंग की याद आ रही होती है, जो उसने आखिरी मुलाकात में उसे दिया था, जो वो वहाँ पर उसके लिए फूल लेके आता है और उसे आई लव यू बोलता है। तो यहाँ सोच रही होती है कि ये जरूर मेरा वाला लीगोन नहीं था, वो जरूर दूसरे वक्त से आया था, लेकिन क्या अब वो कभी वापस नहीं आएगा? मैं क्या इसे अब ब्रेकअप समझूं? बिल्कुल नहीं। जब वो अगली बार आएगा तो मैं अच्छे से उसकी खबर लूँगी। फिर वो और संजय एक कॉफ़ी शॉप में कॉफ़ी पी रहे होते हैं। तभी उसे उसकी फॉरेंसिक लैब वाली फ्रेंड का फ़ोन आता है। वो बताती है कि जोंग यंग जी ने पिछली रात जेल में ही सुसाइड कर ली। सीसीटीवी फुटेज के बारे में पूछती है तो वो बताती है कि कल रात पावर चली गई थी, जिसकी वजह से सीसीटीवी फुटेज में कुछ नहीं आया। बाद में वो फॉरेंसिक लैब वाली उसकी फ्रेंड पूछती है कि तुम दोनों ने उसे कुछ डराया धमकाया तो नहीं था, कि उनकी पूछताछ के बाद ही उसने सुसाइड किया है, इसलिए जंग 12 और संजय से भी पूछताछ हो सकती है। संजय उससे पूछता है कि क्या हुआ तो वो जोंग यंग जी की सुसाइड के बारे में उसे बताती है और कहती है कि हम उन तक ना पहुंचे इसलिए उन्होंने उसे मार दिया। वो कहती है कि अब हमारे पास एक ही कड़ी बची है, सोंग जी है, जिसके लिए हमें ली जियोन की समाधि स्थल पर जाना होगा। जाते वक्त वो उससे लिलिम के बारे में भी पूछता है। वो बताती है लिलिम किंग का चाचा है और उसके पिता का हत्यारा भी है। उसने किंग को भी मारने की कोशिश की थी।
जिसके बाद वो हमारी दुनिया में छिप कर बैठा है और शायद ये वही इंसान है जो तुम्हें इस दुनिया में लेकर आया है। जब वो दोनों समाधि स्थल पर पहुंचते हैं और सोंगजे के एड्रेस के बारे में पूछते हैं, वहाँ कुछ भी पता नहीं चलता, तो वो वहाँ सीसीटीवी फुटेज भी मांगते हैं। नेक्स्ट सीन में किंगडम ऑफ कोरिया में लूना उस बच्चे को उसकी कार की देते हुए कहते हैं कि तुम इसे रख सकते हो और जो भी कुछ है वो भी रख सकते हो, और वो उसे एक नाइफ देती है, कहती है अपनी सुरक्षा के लिए तुम इसे अपने पास रखना। वहीं प्रिंस बियोंग का बेटा अपने पिता के अंतिम संस्कार की रस्मों के लिए अमेरिका से वहाँ आया हुआ होता है। उसकी बातों से लालच साफ नजर आता है। वो कहता है कि मैं अपने अमेरिका वाले घर को बेच के यहीं सेटल हो जाता हूँ, और वो किंग से कहता है कि मुझे रॉयल फिजिशियन की पोस्ट दे दीजिए। लेकिन किंग उसकी नीयत से वाकिफ है, तो उसे साफ साफ मना कर देता है और अंतिम विधि खत्म होने के बाद उसे कोरिया छोड़ने के लिए बोल देता है। इससे वो गुस्से में आकर किंग पर अटैक करने की कोशिश करता है, तो किंग अपने गार्ड्स को बुलाता है और उससे कहता है कि अंतिम रस्म होने तक तुम प्रिंस बियोंग के बेटे पर नजर रखना, और कुछ ही हफ्तों बाद जब अंतिम रस्म हो जाए तब तक उस पर 24 घंटे नजर रखने के लिए कहता है और उसकी रिपोर्ट मांगता है। उसे चुपचाप विधि पूरी होने के बाद अमेरिका के प्लेन में बिठाने के लिए भी गार्ड्स को ऑर्डर देता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि प्रिंस बियोंग की ऑटोप्सी रिपोर्ट आई होती है। जैसे कि किंग को शक होता है कि किसी ने प्रिंस बियोंग का गला दबाकर ही उन्हें मारा होता है। किंग को जैसे ही रॉयल फिजिशियन ये रिपोर्ट बताता है तो किंग को यकीन हो जाता है ये काम जरूर लिलिम का है। डॉक्टर उन्हें एक अंगूठी देने के बाद कहता है कि ये जरूर प्रिंस बियोंग के मरने के बाद उनके उंगलियों में डाली गई है, क्योंकि इस पर प्रिंस बियोंग के हाथों के निशान नहीं है। डॉक्टर के जाने के बाद किंग गुस्से से उस रिंग को तालाब की तरफ फेंकता है, लेकिन तभी वक्त रुक जाता है और वो अंगूठी हवा में रुक जाती है। किंग उस अंगूठी को लेकर वापस महल की तरफ आता है, क्योंकि जब वक्त रुका होता है तो किसी को समझ में नहीं आता कि किंग वहाँ कैसे आ गए, क्योंकि किसी ने उसे वहाँ आते हुए नहीं देखा। वे कैप्टन शोंग भी पीछे से आता है और किंग से माफी मांगता है। कहता है कि उसने उसे आते हुए नहीं देखा, शायद उसका ध्यान भटक गया था। तब किंग उससे कहता है कि उसे थोड़ी देर के लिए महल से बाहर जाना होगा, तब तक तुम महल संभाल लेना। तभी किंग की सेक्रेटरी वहाँ पर टैब लेके आती है और बताती है किंग से रिलेटेड न्यूज़ में क्या दिखाया जा रहा है। किंग रिपोर्ट पढ़ के समझ जाता है कि ये जरूर पीएम का काम है, क्योंकि किंग के खिलाफ ऐसी रिपोर्ट करना और ये सिर्फ पीएम का ही काम हो सकता है। न्यूज़ में लिलिम की तस्वीरें आई होती है और किंग जनता से कुछ छुपा रहा है, ऐसा कुछ लिखा होता है। किंग तुरंत अपनी सेक्रेटरी को पीएम को फ़ोन लगाने के लिए बोलता है। उसे खबर मिलती है कि पीएम की तबीयत ठीक न होने के कारण वो छुट्टी पर है, तो किंग समझ जाता है ये जरूर वो जानबूझ के कर रही है। तब वो सेक्रेटरी को बोलता है कि उसके प्राइवेट रेजिस्टेंट पे फ़ोन करना, और जैसे ही फ़ोन कनेक्ट हो तो मुझे बताना। और फिर वो कैप्टन सियोंग को प्रिंस बियोंग की डेली रिपोर्ट और पिछले 6 महीनों की डेली रूटीन्स और उनके सिक्योरिटी गार्ड्स की रिपोर्ट्स मंगाने के लिए बोलता है। एक और रिपब्लिक ऑफ कोरिया में सिंजे एक मेडिकल स्टोर से कुछ दवाइयाँ लेकर जा रहा होता है। वो महसूस करता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वो अपनी पुलिस की टेक्निक यूज करता है और उसे रंगे हाथों से पकड़ लेता है। वो लिलिम का आदमी होता है, तो उन दोनों के बीच में फाइटिंग होती है। तो वो उससे पूछता है कि वो उसका पीछा क्यों कर रहा है, लेकिन वो इंसान कुछ नहीं बताता और फिर वो सिंजे को मारने वाला होता है। वो कहता है मैं तुम्हें नहीं मार सकता। फिर सिंजे पूछता है कि किसने कहा है तुम्हें मेरा पीछा करने के लिए, और वो कौन है जिसके कारण तुम मुझे मार नहीं सकते। तब लिलिम का आदमी कहता है तुम्हारा वेल विशर है, और वो सिंजे को भी एक 2G फ़ोन ऑफर करता है। तभी वो गाड़ी वहाँ पर आ जाती है जो सिंजे का पीछा कर रही होती है। तो वो सिंजे को चाकू मार के उस गाड़ी में बैठ के भाग जाता है। उसके जाने के बाद सिंजे को वो फ़ोन ज़मीन पे पड़ा हुआ दिखता है। सिंजे इस फ़ोन को लेकर पुलिस स्टेशन जाता है। उसे जख्मी देखकर जंगतुल और जंगमी को कुछ समझ में नहीं आता, तो वो कहता है आज मुझे ये फ़ोन ऑफर हुआ है। तब वो फ़ोन और सिंजे को लेकर जंगतुल हॉस्पिटल जाती है, उसकी ड्रेसिंग करवाती है और आते वक्त उससे कहती है कि इस फ़ोन को अपने ही पास रखो, और जब भी इस पर फ़ोन आए तो मिलने की बात करना। यहाँ पर जब किंग प्रिंस बियोंग के रूटीन के और सिक्योरिटी के रिक्वायरमेंट को चेक कर रहा होता है, बुसान का एक ओसू बुक स्टोर दिखता है। वो एक ही अनयूजुअल प्लेस होता है जहाँ पर प्रिंस बियोंग पहली बार गए थे। तो किंग को ये बात अजीब लगती है, तो वो तुरंत अपने गार्ड्स को तैयार होने के लिए बोलता है और उनके साथ वो लिलिम के गद्दार, उस रेस्टोरेंट ऑनर और उस ली सांडो से मिलने जाता है। वह उनसे पूछता है क्या उन्हें ओनू बुक स्टोर के बारे में कुछ पता है। तो ली सांगो कहता है मुझे कुछ नहीं पता, मुझे मेरी दुनिया में वापस भेज दो। तो किंग कहता है उस दुनिया में तुम कब के मर चुके हो, तो वहाँ जाने का तुम्हारा कोई फ़ायदा नहीं है। तभी वो रेस्टोरेंट का ऑनर किंग से काफ़ी बदतमीजी से बात करता है और कहता है मैं कभी भी तुम्हें लिलिम के बारे में कुछ नहीं बताऊंगा और तुम क्या कर लोगे। तभी किंग अपने गार्ड्स को उसका सर धड़ से अलग करने का आदेश देता है, तो वो हंसने लग जाता है और कहता है कि ये प्रथा कब की बंद हो चुकी है। तो किंग कहता है प्रथा और कानून किंग बनाता है और ये मेरा आदेश है, और वो गार्ड से कहता है इसका सर धड़ से अलग कर दो। फिर दिखाया जाता है कि प्रिंस बियोंग का बेटा उनकी मृत्यु की कुछ विधि कर रहा होता है। तभी ब्रेकिंग न्यूज में दिखाया जाता है कि लिलिम के गद्दार साथी को सर धड़ से अलग कर दिया गया है। ये खबर सुनते ही प्रिंस बियोंग के बेटे के चेहरे के हाव भाव बदल जाते हैं। वहीं रिपब्लिक ऑफ कोरिया में जंग तुएल जब अपने घर जा रही होती है तो उसे वहाँ पर पीएम की शक्ल वाली एक लड़की दिखाई देती है। वो सोचती है कहीं ये पीएम तो नहीं है, तो वो उससे उसका आईडी कार्ड मांगती है।
तो वो लड़की कहती है मैं तुम्हें अपना आईडी कार्ड क्यों दिखाऊं। फिर जंगतुल उसे अपना पुलिस का आईडी कार्ड दिखाकर कहती है कि मैं एक पुलिस हूँ। फिर वो लड़की बेहिचक उसे अपना आईडी कार्ड दिखा देती है और जंगतुल से माफ़ी भी मांगती है, ये कहकर कि उसे पता नहीं था कि वो एक पुलिस है। तब वो उसका आईडी कार्ड देखती है तो उस पर कू हुईना लिखा होता है। फिर जंगतुल उससे उसकी बर्थ रेट भी पूछती है सब कुछ कंफर्म करने के लिए, तो वो लड़की सब कुछ सही सही बताती है। फिर जंगतुल उसे जाने के लिए बोलती है तो वो लड़की एक मॉल में जाती है और कुछ हाई हील्स ट्राई कर रही होती है। तो हम देखते हैं कि उस लड़की के एक्सप्रेशन बिल्कुल पीएम की तरह लग रहे होते हैं। जंगतुल फिर भी उसका पीछा कर रही होती है। जंगतुल उस लड़की का पता याद करके अपने फ़ोन में सेव कर लेती है। तभी जंगतुल को उसके पिता का फ़ोन आता है तो वो वहाँ से अपने घर चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लूना ने अपने ड्रेसिंग पे जंगतुल की फ़ोटो चिपकाई हुई है और वो बिल्कुल जंगतुल की तरह बनने की कोशिश कर रही होती है। फिर हम देखते हैं कि जंगतुल अपने पापा के साथ शॉपिंग करने जाती है मॉल में ग्रोसरी की, तो वहाँ पर भी लूना उस पर नज़र रखे हुए होती है। फिर हम देखते हैं कि वो वापस आकर लूना बिल्कुल जंगतुल की तरह मेकअप करती है, हेयर स्टाइल बनाती है और बिल्कुल जंगतुल जैसी लगती है। जंगतुल घर जाने के बाद ताइक्वांडो सेंटर में प्रैक्टिस कर रही होती है। तभी वो थक जाती है तो वो फ्रिज से जाकर पानी पीती है। फिर उसे एकदम थकान महसूस होती है और वो वहीं पर बेहोश होकर गिर जाती है। फिर हम देखते हैं कि म्योंगनारी के कैफे में एक ग्राहक आया होता है। जब वो उसे वेलकम करने के लिए जाती है तो वो देखते हैं कि वो बिल्कुल पीएम की तरह दिख रही होती है। उसने उसकी तरह ही कपड़े पहने हुए होते हैं। तो वो कहती है मैं यहाँ पर पहली बार आई हूँ, क्या मैं आपका मेन्यू देख सकती हूँ। तभी जोयंग भी पीछे से वहाँ पर आ जाता है। तो म्योंगनारी कहती है ओहो तुम हो, मुझे लगा कोई ग्राहक होगा। तभी पीएम जब जोयंग को देखती है तो एकदम उसे देखकर शॉक हो जाती है। किंगडम ऑफ कोरिया में किंग अपने स्टडी रूम में बैठकर सोच रहा होता है कि कुछ तो है जो वो मिस कर रहा है, लेकिन वो क्या है। तब उसे याद आता है कि जब पहली बार वक्त रुका था तो वो जंगतुल के साथ था, तो वक्त सिर्फ 1-2 सेकंड के लिए रुका था। जब वो किंगडम ऑफ कोरिया में जोयंग के साथ था जब दूसरी बार, और जब रिपब्लिक ऑफ कोरिया में जोयंग के साथ होटल में था तब तीसरी बार वक्त रुका था। लेकिन हर बार इस वक्त के रुकने का समय बढ़ रहा होता है। वो कैलकुलेशन करता है कि ये वक्त अब तक कितनी बार और कितनी देर तक थमा है। क्योंकि हमारा किंग एक अच्छा मैथमेटिशियन भी है तो उसे उन नंबरों में एक कनेक्शन पता चलता है। वो फिर उस कैलकुलेशन के हिसाब से एक नतीजा निकालता है कि जब 62 टाइम्स बार वक्त रुकेगा तो फिर वक्त पूरे 24 घंटे के लिए रुकेगा। उस दरमियान कुछ भी हो सकता है। इससे पहले ऐसा हो उसे उससे पहले लिलिम तक पहुंचना होगा। तभी कैप्टन सोंग वहाँ आता है और वो किंग को उस ओजो स्टोर का एड्रेस देता है। साथ में एक आदमी की तस्वीर देते हुए कहता है कि ये आदमी उस बुक स्टोर का मालिक है। इनको याद आता है कि 24 साल पहले उस राजद्रोह में ये भी शामिल था। फिर किंग कहता है ये कमीना अभी भी जिंदा है। अगले सीन में हम देखते हैं कि किंग अपने बॉडीगार्ड्स के साथ उस बुक स्टोर को चारों तरफ से घेर लेता है। किंग उन्हें कहता है कि सबको ख़त्म कर दो। वहाँ बुक स्टोर के अंदर वो मालिक नोटों के बंडल गिन रहा होता है, नूडल्स खा रहा होता है। वे चारों तरफ से गोलियों की आवाज़ें आने लग जाती है। उस बुक स्टोर में चारों तरफ जो आदमी छिपे होते हैं लिलिम के, उन्हें मार दिया जाता है। चारों ओर से गोलियों की आवाज़ आती रहती है तो उसे कुछ समझ में नहीं आता, तो वो छुपने की कोशिश करता है लेकिन गार्ड्स की गोलियों से वो भी मारा जाता है। तब मरते हुए भी उसके हाथ पे पैसे होते हैं तो वो सोच रहा होता है कि इंसान कब क्या सोच रहा होता है इसका कोई भी अंदाज़ा नहीं लगा सकता। हमें पता चलता है एक्चुअली वो इंसान लिलिम का किंगडम ऑफ कोरिया का वफादार नहीं होता, बल्कि वो रिपब्लिक ऑफ कोरिया का उसका हमशक्ल होता है, जो कि वहाँ पर उसका ड्राइवर कम राइट हैंड का काम कर रहा होता है और सिजिन का पीछा कर रहा होता है। उसे उसने किंगडम ऑफ कोरिया भेजा होता है ये कहकर कि वहाँ का आदमी सही से काम नहीं कर रहा है। तब उसके मरने के बाद सब कुछ क्लियर होने के बाद जब किंग अंदर जाता है, किंग को याद आता है कि 25 साल पहले सेवियर ने उसकी जान बचाई थी, ने उसके कंधे पर गोली मारी थी। वो अपने गार्ड्स को उसके कंधे पे निशान चेक करने के लिए बोलता है तो उसके कंधे पे कोई भी निशान नहीं होता, क्योंकि ये आदमी वो नहीं होता। तो किंग समझ जाता है कि ये आदमी उसका हमशक्ल है। ये हमशक्ल सारे अपने हमशक्लों की जान ले रहे हैं और कैसे लिलिम अभी भी उससे 2 कदम आगे है। तो वो सोचता है इसका मतलब जरूर जंगतुल की जान भी खतरे में है। वो कहता है डरना मत जंगतुल, मैं आ रहा हूँ तुम्हारे पास। रिपब्लिक ऑफ कोरिया में हम देखते हैं कि जंगतुल बेहोश है और वो एक पुराने गोडाउन में है। उसकी आंखें जैसे खुलती है तो उसके सामने बुक स्टोर वाला लड़का होता है। तो वो कहती है तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए, खतरनाक जगह है। क्योंकि वो सोच रही होती है ये वही लड़का है जिसकी वजह से उसका आईडी गटर में गिरा था। फिर वो लड़का कहता है कि मैं बस एक हूँ दोनों दुनिया के बीच में, और मैं दोनों दुनिया के बीच में बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर वो लड़का लूना का दिया हुआ चाकू से उसके हाथों की रस्सियाँ काटता है और उसे चाकू देकर कहता है कि अपनी जान बचाओ। जब वो अपनी पाँव की रस्सियाँ काट के ऊपर देखती है तो वो लड़का वहाँ पे नहीं होता, वो अकेली होती है। लेकिन उसे कुछ लोग अंदर आते हुए दिखाई देते हैं। इस करती है कि उन लोगों के पास एक कार की चाबी है और वो कार गोडाउन के बाहर लगी हुई है। तो लोग देखते हैं कि जंगतुल होश में आ रही है तो वो उस पर हमला करते हैं। तो जंगतुल उनसे फाइट करती है और उनसे कार की चाबी और उनकी बंदूक छीन के वहाँ से कार लेकर भाग जाती है। वो सब लोग उसका पीछा करने लगते हैं। जंगतुल सोचते कि वो कहाँ है और उसे अब किसी भी तरह से पुलिस स्टेशन पहुंचना होगा। तभी वो बुशान पैलेस का बोर्ड देखती है तो वो समझ जाती है वो अपनी दुनिया में नहीं है बल्कि किंगडम ऑफ कोरिया में है। और अब उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि वो यहाँ कैसे आई और अब वो क्या करे।
और जब जंगतुल के भागने की खबर लिलिम तक पहुंचती है तो वो बहुत गुस्सा होता है और उस खबर देने वाले आदमी को जान से मार देता है। और वो सब लोगों से कहता है मुझे वो लड़की जिंदा या मुर्दा किसी भी हालत में चाहिए। वो कहता है कि किंग ली गॉन उस लड़के की डेड बॉडी के लिए भी वापस आएगा, मुझे उस किंग से कुछ चाहिए। एक और जंगतुल को सिर्फ एक ही डायरेक्शन दिख रही होती है, बुसाल पैलेस। वो उस सारे डायरेक्शन को फॉलो करते हुए जा रही होती है और देखते देखते दिन से रात हो जाती है। तभी कार का फ्यूल खत्म हो जाता है और अब जंगतुल की मुश्किलें और बढ़ जाती है। तभी पीछे से एक कार आती है तो जंगतुल उस कार के टायर पर निशाना लगाती है और वो कार गिर जाती है। और उस मौके का फायदा उठाकर जंगतुल वहां से अपनी जान बचाकर भागती है। भागते भागते वो एक चौक पर आती है, वहां पर उसे एक फोन बूथ दिखता है। उस पर एक पोस्टर लगा होता है जिस पर आप किंग को फ्री कॉल कर उन्हें न्यू ईयर विश कर सकते हैं। जंगतुल उस मौके को आखिरी समझकर एक नंबर डायल करती है। वो कॉल रॉयल पैलेस जाता है और सामने से उसे अपना मैसेज रिकॉर्ड करने के लिए बताया जाता है। वो कहती है ली गॉन, ये मैं हूँ जंगतुल। मुझे पता है तुम यकीन नहीं करोगे, लेकिन मुझे खुद यकीन नहीं हो रहा है कि मैं तुम्हारी दुनिया में हूँ और कोई मेरा पीछा कर रहा है। मुझे पता नहीं कि ये मैसेज तुम्हें मिलेगा या नहीं या कब मिलेगा, लेकिन मैं तुम्हारी तरफ ही आ रही हूँ। तभी सामने से किंग के लिए मैसेज देने के लिए शुक्रिया कहा जाता है और फोन डिस्कनेक्ट हो जाता है। इसी के साथ जंगतुल की आखिरी उम्मीद भी खत्म हो जाती है। वो फोन रख ही रही होती है कि तभी तेजी से एक ट्रक उसकी ओर आ रहा होता है। वो वहाँ से दूर होने की कोशिश करती है, लेकिन ट्रक की वजह से वो फोन बूथ गिर जाता है और जंगतुल भी नीचे गिर जाती है। वो ट्रक का ड्राइवर उसे लेने के लिए आता है तो जंगतुल उसे मारती है और वहां से भागने की कोशिश करती है। अभी कई सारी गाड़ियां जंगतुल की तरफ आ रही होती हैं। बंदूक में आखिरी गोलियां बची हुई होती है। वो उस बंदूक को उन पर तानती है। तभी ऊपर से हेलीकॉप्टर की आवाज आती है और पुलिस की कार की भी आवाज आती है। तभी किंग अपने घोड़े मैक्सिमस पर बैठकर जंगतुल की तरफ आ रहा होता है। मीन के आदमी जंगतुल को पकड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं। तभी किंग ऑर्डर देता है कि ये लड़की किंगडम ऑफ कोरिया की क्वीन है, किसी भी हालत में इसे सेव करना है। बस उन सब में फाइट शुरू हो जाती है। जंगतुल किंग को देखकर वहाँ पर खुश होती है और राहत की सांस भी लेती है, लेकिन जंगतुल घायल होती है। किंग सभी दुश्मनों को मारते हुए आगे बढ़ता है और जंगतुल को गले लगा लेता है। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारा एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और आगे की कहानी के लिए हमारे चैनल के ड्रामा म्यूजिक से जुड़े रहिए।